हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम इतिहास की पाठ योजना के ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं हम इस वीडियो में कि इतिहास की एक पाठ योजना बनती कैसे है। तो चलिए देखते हैं इतिहास की पाठ योजना। ये देखिए इतिहास की पाठ योजना। सबसे पहले आपको पाठ योजना क्रमांक डालना होता है। हर मेथड के 20-20 पाठ योजनाएं बनती हैं, उसके हिसाब से आपके पाठ क्रमांक डलेंगे। उसी में सबसे पहले आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले आपको आपका नाम मतलब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखना होता है। उसके बाद में महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं उसका नाम आपको लिखना होता है। फिर विषय का नाम, प्रकरण और उप प्रकरण अगर है तो लिखना होता है। उसी तरीके से दिनांक, कक्षा, कालांश, कालांश मतलब आप कौन से नंबर का पीरियड ले रहे हैं, और समय साधारणतः ये जो ब्रॉड लेसन प्लान होता है, पाठ योजना होती है, यह 40 या 30 मिनट की होती है। उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम मतलब जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी है उस स्कूल का नाम आपको लिखना होता है। ऐसी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सामाजिक विज्ञान का पाठ योजना है। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास भी इंक्लूड है, इसीलिए हम इसे इतिहास की पाठ योजना भी कह सकते हैं। इसके बाद में आपके आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब जो विषय आप पढ़ा रहे होते हैं उस विषय के ऊपर आपको सामान्य उद्देश्य बनाने होते हैं। जैसे कि यह इतिहास के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इतिहास इस पूर्ण विषय के ऊपर आपको सामान्य उद्देश्य बनाने होंगे। यह सामान्य उद्देश्य साधारणतः 15 लिखे जाते हैं पाठ योजना में। ध्यान रखना है कि आप इतिहास की जितनी भी पाठ योजनाएं बना रहे हैं उन सभी में ये सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही लिखे जाएंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और उसके बाद में अगला आपका पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब ऐसे उद्देश्य जिस पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर बनते हैं। जैसे इतिहास में यहाँ पर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सीख शक्ति का उत्कर्ष, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतिहास पे इस पाठ योजना में इसके विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। ऐसे 3 हिस्सों में विशिष्ट उद्देश्य विभाजित किए जाते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिसके द्वारा आप विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उन्हें नॉलेज मिलता है। हमेशा ये फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। उसके बाद में आते हैं भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य मतलब जो कुछ भी टॉपिक आपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद में विद्यार्थियों में जो भी बदलाव होता है वे बदलाव भावात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। उसके बाद में आता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि टॉपिक पढ़ने के बाद विद्यार्थी उसके द्वारा चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, अगर कविता है तो उसे गाकर सुना सकते हैं, उसी प्रकार से जो भी तुलना होती है तुलना कर सकते हैं। मतलब जो भी कार्यात्मक चीज़ें होती हैं वो सभी की सभी क्रियात्मक उद्देश्य में समावेश होता है। इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य को 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद में आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब लेसन प्लान या पाठ योजना पढ़ाते समय आपने कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया है उसे कहा जाता है सहायक सामग्री। जैसे यहाँ पर संत गुरु नानक जी का इन्होंने चित्र यूज़ किया है, इसीलिए यह सहायक सामग्री में आता है। उसके बाद में आता है आपका शिक्षण विधि।
शिक्षण विधि मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाने की अपनी एक विधि होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपने लिया है वो कौन सी विधि के द्वारा आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी शिक्षण विधि लिखनी होती है। उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड विद्यार्थियों को पहले से ही कुछ जानकारी है, ऐसा आपको मानकर चलना होता है, उसे ही पूर्व ज्ञान कहते हैं। पूर्व ज्ञान 1 2 3 ऐसे टॉप पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 कॉलम्स बनते हैं इसके। पहले को बोला जाता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरे को बोला जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार। इस प्रस्तावना के अंतर्गत सारे प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा आप विद्यार्थियों के ध्यान को आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जिगजैग वे में बनते हैं, मतलब पहला प्रश्न का जो आंसर आता है उसी के आधार पर दूसरे प्रश्न का निर्माण किया जाता है, और दूसरे प्रश्न का जो आंसर आता है उसके आधार पर तीसरे प्रश्न का निर्माण किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा सरलता से कठिनता की ओर पूछे जाते हैं, मतलब पहला जो प्रश्न आप पूछोगे वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ये देखिए सारे प्रस्तावना प्रश्न है। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि छात्राध्यापिका ने जो गुरु नानक जी हैं उनका चित्र क्लास में दिखाया, और फिर उसके आधार पर उन्होंने प्रश्न पूछा। अब जब ये चित्र दिखाया है तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है कि छात्राध्यापिका के द्वारा कक्षा में चित्र दिखाया गया, ऐसा आपको लिखना है वहाँ पर। जो भी आप वर्क कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिखना है कि छात्राध्यापिका के द्वारा शाम पढ़ पर लिखा गया। एक बात और ध्यान देनी है, हर पेज के ऊपर आपको कॉलम्स के नाम डालने ही हैं। जैसे आपने यहाँ पर पहले पेज पर भी डाला है छात्राध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार, वैसे ही जब यहाँ पर दूसरा पेज शुरू हुआ है वहाँ पर भी आपको छात्राध्यापिका का व्यवहार और विद्यार्थियों का व्यवहार डालना है। देखिए पूरे प्रश्न ऐसे ही है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न होता है, वो सबसे लास्ट वाला प्रश्न ऐसा प्रश्न आपको पूछना है जिसका आंसर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको देना होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सबसे लास्ट प्रश्न पूछा है कि भारत में सिख धर्म का उत्कर्ष कैसे हुआ। अब ये विद्यार्थियों को नहीं पता है, इसीलिए उसके सामने लिखा गया कि समस्यात्मक प्रश्न विद्यार्थी नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए छात्र निरुत्तर लिखा है। भाई इसका उत्तर आपको देना है। जब आप इसका उत्तर देते हैं कक्षा के अंदर तो वही उद्देश्य कथन कहलाता है। जैसे कि देखिए फिर यहाँ लिखा है कि आज हम शिख शक्ति के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तथा समझेंगे, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली उनके टॉपिक का नाम भी आ गया इस प्रश्न का आंसर। उसके बाद में आपका अगला कॉलम आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार। अब यहाँ से आपके पढ़ाने की शुरुआत शुरू होती है, आप कक्षा में पढ़ाना यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब सीख शक्ति के जो उत्कर्ष के बारे में है वो आप यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना करनी होती है, मतलब थोड़े सा इन्फॉर्मेशन विद्यार्थियों को देनी होती है। फिर उसके बाद में आपका टॉपिक शुरू होता है। देखिए यहाँ पर भी तीनों कॉलम्स के नाम सबसे पहले दिए हुए हैं। अब ये देखिए पूरा जो जितना पैराग्राफ आपको पढ़ाना है वो पूरा की पूरा पैराग्राफ आपको छात्राध्यापिका के व्यवहार में लिखना होता है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो विद्यार्थी सुनेंगे, इसीलिए विद्यार्थियों के व्यवहार में लिखना रहेगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और उसके बाद में जब आपने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, समझा दिया, तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। जो भी प्रश्न है वो प्रश्न आप उससे से आधारित पूछेंगे, फिर विद्यार्थी यहाँ पर आपको आंसर देते हैं। ध्यान रखना है कि प्रश्न जिस लाइन पे ख़त्म हो रहा है उसके निचली लाइन से आपको आंसर लिखना है, और आंसर जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके निचली लाइन से फिर आपको जो भी बोलना है वो करना है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थियों का आप प्रोत्साहन बढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपका पूरा पाठ बन रहा है। सारे की सारे चीज़ें यहाँ पर आपकी हो रही है, और सबसे लास्ट में आपका समापन कथन आना चाहिए कि इस प्रकार से आज हमने सीख शक्ति के उत्कर्ष के बारे में तथा अनेक धर्म गुरुओं के बारे में के पक्ष में जाना, ऐसा आपको करना है। फिर उसके बाद में आते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ा लिए हैं विद्यार्थियों को, जो अभी पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने जो प्रस्तुतिकरण के कॉलम में जो प्रश्न पूछे उसका 1-2 प्रश्न भी आप पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने चाहिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने चाहिए कक्षा कार्य के अंतर्गत। उसके बाद में आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य मतलब आपको विद्यार्थियों को घर से कोई कार्य करने के लिए देना चाहिए, जो भी आपने पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ाया है उसी के आधार पर। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका शामपठ सारांश। शामपठ सारांश मतलब आपको ब्लैक शीट के ऊपर जो भी आपने
वर्क किया है वो सारा वर्क लिखना होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो आपने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी थी, जनरल इन्फॉर्मेशन पाठ योजना की स्टार्टिंग में, वो जैसी की तैसी आपको लिखनी रहती है। और उसके बाद में शिक्षण बिंदु में जितने पॉइंट आपने लिखे हैं वो 1 2 3 4 करके आपको पॉइंट आने चाहिए। अब जैसे इन्होंने अपनी पाठ योजना में केवल 2 पॉइंट शिक्षण बिंदु में लिखे थे, इसीलिए इनकी प्रस्तावना और शिक्षक शक्ति का उत्कर्ष ये 2 ही पॉइंट आए हैं। उसके बाद में आपके 3 हस्ताक्षर आते हैं, जैसे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से आपकी पाठ योजना, पूरी की पूरी पाठ योजना बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।